नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोगों ने राजस्थान की चित्र शैलियों के बारे में पढ़ा, तो कई बच्चों का मुझे मैसेजेज आए कि सर आप राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ना स्टार्ट कीजिए और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में थोड़ा जल्दी बताइए, ताकि हम आगे जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकें। उनका ठीक है, चलो आज टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं। कल का भी एक छोटा सा बचा हुआ है एक पेज का, तो उसको भी अपन आज साथ में ले लेंगे। वैसे आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या, गुर्जर प्रतिहार वंश। क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश कौन कौन से थे, गुर्जर प्रतिहार वंश कहाँ से आया, गुर्जर शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है ना, इसके शासक कौन कौन से और किन किन शासकों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नागभट्ट, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज और महेंद्रपाल प्रथम। अगर इन सबको लेकर कोई किसी को डाउट है, ठीक है ना, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, तो यहाँ पे मैं डेली बता रहा हूं आपको कि ये मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, यहाँ पे ये फेसबुक आईडी दे रखी है, और ये व्हाट्सएप पे भी अगर आप सर्च करोगे, टेलीग्राम पे भी सर्च करोगे, तो इस हिसाब से ये मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज अपन लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। उससे पहले कल का चित्रकला का एक टॉपिक है, थोड़ा सा वो बचा हुआ है, तो उसको अपन पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक बचा हुआ है, प्रमुख चितेरे कौन कौन से हैं, ठीक है ना मतलब प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। तो जैसे देखो, भीलों का चितेरा, ठीक है ना, या जिसको कहते हैं बारात का चितेरा, कौन है, उनका नाम है बाबा गोवर्धन लाल राजसमंद के हैं ये, जो जिन्हें भीलों का चितेरा या बारात का चितेरा नाम से जाना जाता है। नीड का चितेरा, ठीक है ना, वो है सौभाग्यमल गहलोत, जयपुर के हैं ये। स्वानों का चितेरा जगमोहन माथेडिया, ये भी जयपुर के हैं। 3000 श्वानों के चित्र बनाए हैं, लिम्का बुक में इनका नाम दर्ज है, ठीक है ना। जैन शैली का चितेरा कैलाश वर्मा, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल कोटा के हैं। गांवों का चितेरा भूरा भूरा सिंह शेखावत बीकानेर के हैं। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु माऊ गांव सीकर के थे। इन्हें ब्लू पॉटरी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें, भूरा सिंह शेखावत को। पशुओं के भित्ति चित्रण का चितेरा कौन है, देवकी नंदन शर्मा, जो है अलवर के, ठीक है ना, यहाँ सम ही आया है, यहाँ शर्मा पूरा कर देना, देवकी नंदन शर्मा। ये कुछ यहाँ पे देखो कि चित्र शैलियां जो है, वो चित्र शैलियां दी हुई है, उनमें आंखें कैसी है, रंग कैसा, कौन सा रंग प्रधान रंग है, किस वृक्ष का वर्णन है, वो बताया गया है। जैसे नागद्वारा शैली है, आंखें कैसी है, चकोर आंखें हैं, हरा व पीला प्रधान रंग है, केले के वृक्ष को प्रधानता दी गई है। जोधपुर है, बादाम नुमा आंखें, जैसे अपने बादाम होते हैं, बादाम खाते हैं, उसके जैसी आंखें हैं, लाल पीला यहाँ पे प्रधान रंग है, और आम वृक्ष को यहाँ महत्व दिया गया है, जबकि होता है नहीं। मेवाड़, मछली नुमा आंख है, पीले रंग को महत्व दिया गया है, कदम वृक्ष को ज्यादा बताया गया है वृक्षों के अंदर। जयपुर, मछली नुमा आंख है, हरा गेहुआ रंग, वट वृक्ष। अलवर, मछली नुमा, सोने चांदी के रंग, पीपल। कोटा, मृग नैनी, इसमें भी ध्यान रखना, सेम प्राकृतिक रंग है, और खजूर के वृक्ष को महत्व दिया गया है। बूंदी, आम्रपत्र जैसी आंखें हैं। किशनगढ़, कामनुमा आंखें हैं, ठीक है ना। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आज नए टॉपिक पे, गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ। तो गुर्जर प्रतिहार पढ़ने से पहले अपने को गुर्जर क्या है, गुर्जर शब्द का अर्थ अपने को पता होना चाहिए। तो देखते हैं राजस्थान इतिहास के अंदर गुर्जर, राजस्थान का इतिहास, गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रतिहार यानी कि प्रतिहार यानी कि एक तरह से रक्षा करने वाला। प्रति का मतलब द्वार, हार का मतलब पाल, तो रक्षा करने वाला, किसकी, द्वार की रक्षा करने वाला। तो प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, द्वारपाल, ठीक है ना। अग्निकुलों के राजकुलों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। आपने अग्निकुल का जो पढ़ा था, सिद्धांत पढ़ा है, अग्निकुंड का सिद्धांत, उसमें जो सर्वाधिक जो प्रचलित राजवंश है वो है प्रतिहार वंश, ठीक है ना, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश कहलाया, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, इजी इजी गोइंग अपन चल रहे हैं कि देखो, अग्निकुंड का जो सिद्धांत था उसमें 4 राजपूत शाखाओं का वर्णन किया गया, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, प्रतिहार वंश है। गुर्जर जाति से संबंध होने के कारण इसको इतिहास में क्या कहा गया है, गुर्जर प्रतिहार वंश कहा गया है।
बदामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के, अब ध्यान रखना, बदामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, ये प्रतिहार नहीं है, चालुक्य है, ठीक है ना। चालुक्य नरेश कौन सा, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख, ठीक है, गुर्जर जाति का उल्लेख अभिलेखिक रूप में सर्वप्रथम हुआ है। अगर पूछ लिया जाए गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम, गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस में हुआ, कहां हुआ है, तो गुर्जर जाति का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है, उसके अंदर हुआ है। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी सम्राट व साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधा का काम किया। 6ठी से 12वीं शताब्दी, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 700 सालों तक, ठीक है ना, लगभग 600 या 700 सालों तक जो ये गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे, इन्होंने अरब आक्रमणकारी थे, ठीक है ना, अरब साइड के जो आक्रमणकारी थे उनके लिए ये बाधा बने रहे, उनको इन्होंने राजस्थान या भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के विस्तार में पाल, राष्ट्रकूट जैसे समयकालीन शक्तियों के साथ संघर्ष हुए। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रतिहार एवं विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे गुर्जर प्रतिहार वंश की अंदर। अब देख लेते हैं प्रमुख शासक कौन कौन से हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के। तो शासकों के नाम मैंने यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूं, तो आप देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन कौन से। देखो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक व उनका समय काल, दोनों चीज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है ना। नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी तक, यानी 30 वर्ष इसने शासन किया है, ठीक है ना। कुकुस्थ व देवराज, ठीक है ना, 760 से 783। वत्सराज 783 से 795। नागभट्ट द्वितीय 795 से 833। रामभद्र 833 से 836। मिहिर भोज सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। मिहिर भोज 836 से 885। महेंद्रपाल प्रथम 885 से 890। तो आज हम यहां तक पढ़ेंगे, ठीक है ना, नागभट्ट से लेकर महेंद्रपाल तक हम पढ़ेंगे, फिर भी अब आगे के देख लेते हैं। फिर आता है भोज द्वितीय, फिर महिपाल प्रथम, फिर महिपाल द्वितीय, फिर देवपाल, फिर विनायक पाल द्वितीय, फिर महिपाल द्वितीय, फिर विजयपाल, फिर राज्यपाल, फिर त्रिलोचन पाल, और लास्ट शासक आता है इसका यशपाल 1027 से 1036 में, ठीक है ना। तो ये फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे चलते हैं, हम चर्चा करते हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में। देखो नागभट्ट प्रथम 730 से 760। नागभट्ट प्रथम प्रतापी शासक था, किस वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक माना जाता है, जिसका दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था, जिसमें उस समय के सभी राजपूत वंश जैसे गुहिल, कहां के, चित्तौड़ के, चौहान सांबर, परमार राठौड़ मारवाड़ के, चंदेल, कलचुरी व चालुक्य आदि सारे किसके दरबार के अंदर थे, नागभट्ट प्रथम के दरबार के अंदर मौजूद थे। और इसके दरबार को क्या कहा जाता था, ध्यान रखना, ये रहा नागावलोक, किसके दरबार को कहा जाता था, नागभट्ट प्रथम के दरबार को। छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना, कि नागभट्ट प्रथम के दरबार को क्या कहा जाता था, नागावलोक कहा जाता था। नागभट्ट प्रथम ने अरबों पर विजय प्राप्त की, नागभट्ट प्रथम ने अरबों पर विजय प्राप्त की। इसका उल्लेख कहां मिलता है, हमें जानकारी कैसे मिलती है कि इसने अरबों पर विजय प्राप्त की, तो ध्यान रखना ग्वालियर अभिलेख से। किससे पता चलता है, ग्वालियर अभिलेख से। उसमें लिखा हुआ क्या है कि नागभट्ट ने मलेच्छ नरेश की सेना को पराजित किया। ये मलेच्छ अरब के थे जो सिंध पर अधिकार करने के पश्चात भारत के अन्य भागों पर भी अधिकार करना चाहते थे, परंतु वह सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि नागभट्ट प्रथम ने इनको रोक लिया तथा इनसे आक्रमण करके इन पर विजय प्राप्त की। ध्यान रखना ये का ये शब्द आपको महाभारत के अंदर भी देखने को मिलेगा, भगवान कृष्ण के समय में, मलेच्छ, ठीक है ना। आगे देखिए, नागभट्ट ने राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के विरुद्ध भी
युद्ध किया वह पराजित हुआ। नागवर ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए गुजरात, मालवा, राजपूताना के कुछ हिस्से दूरगामी साम्राज्य के अंतर्गत छोड़े। नागवर प्रथम के उत्तराधिकारी के रूप में उनके भतीजे कुकुस्थ व उसके बाद देवराज सिंहासन पर बैठे। कुकुस्थ व देवराज इतने शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आगे के वीडियोस में लेते रहेंगे, क्योंकि कहीं कहीं इनके नाम मैच करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। देवराज, देखो कुकुस्थ और देवराज हो गए। कुकुस्थ और देवराज की जब मृत्यु हो गई उसके पश्चात वत्सराज सिंहासन पर बैठा। ठीक है ना, देखो वत्सराज 783 से 795, ये भी अपने समय का एक शक्तिशाली शासक था। ठीक है ना, अनेक युद्धों के परिणाम स्वरूप इसने अपने वंश को अभूतपूर्व गौरव प्रदान किया। बहुत सारे युद्ध किए, उसमें विजय प्राप्त की और अपने वंश को गौरवान्वित किया। भारतीय इतिहास में कन्नौज को प्राप्त करने के लिए पूर्व में बंगाल से पाल, दक्षिण से मान्यखेत के राष्ट्रकूट एवं उत्तर पश्चिम से उज्जैन के प्रतिहारों के मध्य लगभग 1.5 सदी तक युद्ध चला। इसको त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो ये देखो अलग अलग है, ध्यान से देखना। कन्नौज को प्राप्त करने के लिए पूर्व में बंगाल, ठीक है ना, तो पूर्व में क्या, बंगाल के पाल, तो यहां पाल। ठीक है, दक्षिण के मान्यखेत यानी नीचे की तरफ में, तो नीचे की तरफ में यहां कौन हो गए, मान्यखेत के राष्ट्रकूट, और ऊपर कौन आ जाएंगे अपने, प्रतिहार। ठीक है ना, इनको ही गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी। सबसे पहले स्टार्टिंग करने वाला कौन था, वत्सराज। वत्सराज ने पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। वह कन्नौज के शासक इंद्रयुध को पराजित कर कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है ना, इस कारण वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस लाइन के बारे में कि गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखना किसे जाना जाता है, वत्सराज को जाना जाता है। हिस्ट्री थोड़ी नींद आ जाती है हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, पर आपको सोना नहीं है। अगर आप आज सो गए तो फिर आपका भविष्य सो जाएगा। तो इसलिए जितना मन लगा के पढ़ोगे, छोटे छोटे पॉइंट से, अपने को ज्यादा डीपली नहीं जाना है। ज्यादा डीप जाने से दिमाग खराब होता है और ज्यादा डीप जाने से याद भी नहीं होता है। अपने को बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, ज्यादा डीप कहीं नहीं जाना है। बात अपने वत्सराज की चल रही है, तो अपने को इस वत्सराज के अंदर क्या ध्यान रखना है कि जो त्रिकोण संघर्ष था, ठीक है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष था, उसकी शुरुआत किसने की थी, वत्सराज ने की थी। सबसे पहले क्या किया, पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। वह कन्नौज के शासक इंद्रयुध को पराजित कर कन्नौज पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, जब ये इतने युद्ध करके जीत रहा था, तो इसी कारण इसको गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार वत्सराज ने भांडी जाति को पराजित कर कन्नौज व मध्य राजपूत तक के क्षेत्रों पर कब्जा कर दोआब क्षेत्र में धर्मपाल को हराने में सफल रहा। वह गंगा यमुना घाटी सहित उत्तरी भारत को जीत लिया। वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय हुआ। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। वत्सराज के बारे में ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है, वत्सराज को। वत्सराज की जीतों का उल्लेख कहां मिलता है, तो ध्यान रखना ग्वालियर अभिलेख के अंदर मिलता है। ठीक है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है कि भांडी जाति को पराजित कर कन्नौज व मध्य राजपूत क्षेत्रों पर कब्जा किया, दोआब क्षेत्र में धर्मपाल को हराया तथा गंगा यमुना घाटी उत्तरी भारत को भी इसने जीत लिया। आगे चलते हैं। अपने को कहीं कंफ्यूज होना नहीं है, सीधा सीधा सिंपल सिंपल भाषा में मैंने पूरे बनाए हैं, उसी भाषा के अनुसार चलते हैं। अब आता है नागभट्ट द्वितीय। ठीक है ना, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंग पर विजय प्राप्त की और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट द्वितीय है। ठीक है ना, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के आयुध वंश, बंगाल के पाल वंश को पराजित करके उत्तरी भारतवर्ष में अपनी धाक जमा ली। बलुका अभिलेख के अनुसार परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि नागभट्ट द्वितीय को दी गई है। अब इसकी उपाधियों के अंदर भी ध्यान रखना, किस अभिलेख से पता चलता है,
बल्लू का अभिलेख से क्या पता चलता है अपने को कि नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। आगे देखिए, नागभट्ट का नियंत्रण मालवा, राजपूताना व गुजरात के कुछ हिस्सों तक फैल गया। नागभट्ट द्वितीय को प्रारंभ में राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने उत्तरी भारत पर आक्रमण करके वह नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। सबसे स्टार्टिंग के अंदर गोविंद तृतीय ने नागभट्ट को पराजित किया था। कन्याकुब्ज का राजा चक्रायुध पाल नरेश धर्मपाल के संरक्षण में राज्य कर रहा था, अतः उसकी पराजय की सूचना पाते ही धर्मपाल ने नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु इस युद्ध में धर्मपाल नागभट्ट से पराजित हुआ, नागभट्ट सेकंड से पराजित हुआ। नागभट्ट द्वितीय के पुत्र व उत्तराधिकारी रामभद्र अक्षम साबित हुआ, वह पाल वंश के शासक देवपाल के हाथों अपने कुछ क्षेत्र भी खो दिए। ध्यान रखना, ये जो राम है, रामभद्र, ये बहुत दुर्बल शासक था। ये जब इसने आक्रमण किया था, किसने? पाल वंश के देवपाल ने, तो देवपाल इसकी पत्नी को भी लेकर चला गया था। इसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं अपनी पत्नी को वापस ला सकूं। किसकी? रामभद्र की। इसके बारे में भी थोड़ी सी देख लेते हैं, प्रश्न इसके लिए पूछे जा सकते हैं छोटे मोटे। ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अरे एक सेकंड, अब लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे और पढ़ते हैं रामभद्र के बारे में थोड़ा सा। देखो, रामभद्र 833 से 836, यह अत्यंत निर्बल शासक सिद्ध हुआ। इसका शासनकाल प्रतिहार वंश की अवनति का काल था। पाल शासक ने आक्रमण किया। किसने? पाल शासक ने। और ये पाल शासक जो था, वो रामभद्र जो था, ये इसकी पत्नी को लेकर चले गए थे, फिर भी ये शासक चुप रहा। तब इसका उत्तराधिकारी था कौन? मिहिर भोज, जिसको सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। उसी ने इसको रामभद्र को सिंहासन से हटाया और बाद में मृत्युदंड दे दिया और अपनी भाभी को वहां से छुड़वा के लेके आया। चलते हैं आगे मिहिर भोज की तरफ में अपन। ठीक है, देखो मिहिर भोज, अगर अपन देखें, ओवरऑल देखें कि गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन है, तो इस शासक को सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है मिहिर भोज को, रामभद्र के बाद में, जो रामभद्र के बाद में हुआ है। मिहिर भोज इस गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। रामभद्र का पुत्र था। कश्मीरी कवि कल्हण की राज तरंगिणी में मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। किसने डाला? ध्यान रखना, कल्हण की राज तरंगिणी में मिहिर भोज की उपाधियों पर प्रकाश डाला गया है। वह अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक है ना, ये दो अपने को किताबों से इसकी जानकारी मिलती है। एक तो किससे? अरब यात्री सुलेमान की बुक से मिलती है, एक कल्हण की राज तरंगिणी से मिलती है। ग्वालियर अभिलेख में इनकी उपाधि आदि वराह मिलती है। ग्वालियर अभिलेख में इसको एक उपाधि इसकी देखने को मिलती है कि कौन सी उपाधि? आदि वराह। वह दौलतपुर अभिलेख में इन्हें प्रभास करते हैं। ठीक है ना, मिहिर भोज को प्रतिहार वंश का ही नहीं वरन प्राचीन भारतवर्ष का एक महान शासक माना जाता है। मिहिर भोज ने अपने शौर्य से न केवल पैतृक राज्य की रक्षा की वरन उसका और अधिक विस्तार किया। अब मिहिर भोज के पास शासन क्या बचा था? पाल शासक जो थे देवपाल, उन्होंने रामभद्र के ऊपर आक्रमण किया, रामभद्र हार गया, कई स्थानों पर कब्जा हो गया। फिर मिहिर भोज जब शासक बना तो मिहिर भोज ने आसपास के जितने क्षेत्र जो पालों ने जीत लिए थे उसको वापिस से जीता, और वापिस जीतने के बाद इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसका राज्य उत्तर में हिमालय तक, ठीक है ना, दक्षिण में बुंदेलखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात व काठियावाड़ तक विस्तृत था। वह इस राज्य में राजपूताना का अधिकांश भाग भी सम्मिलित था। ठीक है ना, अरब यात्री अल मसूदी ने उसे राजा बोरा की उपाधि दी है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। ठीक है ना, राजा बोरा की उपाधि कौन देता है? अरब यात्री अल मसूदी। किसे देता है? मिहिर भोज को। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डेली आपको कहता हूं कि आर्मी का एक स्लोगन है कि जितना पसीना आज आप अभ्यास में बहाओगे उतना ही युद्ध के समय आपको खून कम बहाना पड़ेगा। मैं वैसा का वैसा आपके लिए कहता हूं कि जितनी मेहनत आज आप करोगे उतना आपको बाद में जब सफलता मिल जाएगी तब आनंद आएगा। हाँ, और याद भी आएगा कि वो एक टीचर था जो हमें डेली ये बात कहता था। ठीक है ना, चलते हैं आगे।
मिहिर भोज के बाद में शासक बना महेंद्रपाल, ठीक है ना, ठीक है, महेंद्रपाल के देखते हैं। मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार वंश का शासक हुआ। इसका जो इनके राजकवि जो थे, किसका, महेंद्रपाल का जो राजकवि था वो राजशेखर, इन्हें रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज व निर्भय निर्भय नरेंद्र आदि की उपाधियों से संबोधित करता है। कौन करता है, राजशेखर। राजशेखर किसे संबोधित करता है, महेंद्रपाल को। अपनी रचनाओं के अंदर क्या क्या नाम से बुलाता है, राज रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज व निर्भय नरेंद्र आदि उपाधियों से संबोधित करता है। इन्हें परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज, परमेश्वर आदि विशाल उपाधियां धारण की। किसने धारण की है, महेंद्रपाल ने। महेंद्रपाल ने न केवल अपने पैतृक साम्राज्य की रक्षा की, वरन उसने बंगाल और बिहार के अधिकांश प्रदेशों को जीतकर पूर्व में अपने साम्राज्य की विस्तार किया। देखो, बंगाल व बिहार के साम्राज्यों को जीतकर पूर्व की दिशा में अपने साम्राज्य को विस्तार किया। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक, पश्चिम में हरियाणा से लेकर कम से कम कुछ समय तक बंगाल व बिहार में भी था। महेंद्रपाल स्वयं विद्वान तो था ही, उसके साथ ही विद्वानों का आश्रयदाता भी माना जाता है। ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर अगर विद्वानों का आश्रयदाता किसी को कहा जाता है तो वो शासक कौन सा है, महेंद्रपाल प्रथम। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, कई बार क्वेश्चन को अपने को खुद को बनाना पड़ता है। यहां लाइन दे दी तो लाइन देने से सीधा अपने को समझ में नहीं आएगा, तो यहां क्वेश्चन अपने को खुद को बनाना पड़ेगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर विद्वानों का आश्रयदाता किस शासक को माना जाता है। ध्यान रखना, महेंद्रपाल को माना जाता है। संस्कृत का प्रकांड विद्वान राजशेखर उसका राजकवि था। राजशेखर ने जिन ग्रंथों की रचना की उसमें कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हर विलास, भुवन कोश विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महेंद्रपाल के बाद दो पुत्र हुए इसका, पहला हुआ भोज द्वितीय, दूसरा हुआ महिपाल प्रथम। इनके बारे में अपन करेंगे कल चर्चा। आज फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपन मुख्य पेज पे चल के बात करते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा और क्या क्या पढ़ा। मेहनत करते रहिए, हिस्ट्री के अंदर मेहनत की आवश्यकता है और आपके एकाग्रता होनी चाहिए आपके अंदर। आज हमने क्या पढ़ा है, एक तो हमने पिछले जो एक टॉपिक रह गया था छोटा सा उसके बारे में पढ़ा है, और हमने आज मेन रूप से पढ़ा है गुर्जर प्रतिहार वंश को, और गुर्जर प्रतिहार वंश के कुछ शासकों के बारे में पढ़ा है, जैसे नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज और महेंद्रपाल के बारे में पढ़ा है। तो चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। धन्यवाद।